हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। हमने पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट 1 में पढ़ा चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये पार्ट 2 वीडियो कंटिन्यू करता है उसी को। अगर आप पिछला देखना चाहते हैं तो यू कैन व्यू पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में दिस वाज डन रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में वी नीड 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल। मेल गैमीट्स एंड जर्म सेल्स बनाते हैं एंड फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है उन दोनों की, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्ड। इन केस ऑफ asexual reproduction only one parent is required. It is uniparental, also called as apomixis. That means without the fusion of gametes, without mixing. इसमें फिर आगे कई टाइप्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फिशन एंड बडिंग आर द मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अदरवाइज ये बडिंग जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा। लिंक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है लिंक का गिवन है इस वीडियो में, एंड यू कैन व्यू फॉर पार्ट 1 वीडियो। एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। इसमें काफी मोड्स हैं, जैसे हमने बोला कि बडिंग फर्स्ट यहां दिखाया गया है। वी कैन ऑब्जर्व इट बाय दिस एक्टिविटी। इफ यू डिजोल्व सम शुगर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और उसमें हम थोड़ा सा यीस्ट ग्रेन्यूल्स ऐड कर देते हैं, तो यीस्ट की बडिंग हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय कीपिंग इट इन वार्म प्लेस। थोड़ी देर के लिए उसको हम किसी वार्म प्लेस पे रख देंगे और 1-2 घंटे बाद हम उसमें से 1 ड्रॉप सॉल्यूशन निकालते हैं यीस्ट का, जो कल्चर हमने रेडी किया है, और उसको हम कवर लगाकर, कवर स्लिप के साथ ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो वी विल सी बडिंग। एंड अनदर एक्टिविटी, वी कैन टेक अ वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड और उसको हम किसी कूल, ठंडे, मॉइस्ट मीन्स थोड़े से गीले प्लेस पे रख देंगे जहां थोड़ा वाटर अवेलेबल हो, एंड डार्क प्लेस पे। एंड देन वी कैन लेटर ऑन आफ्टर 1 or 2 days वी कैन सी इट अंडर अ माइक्रोस्कोप और विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो वहां हम ऑब्जर्व करते हैं राइजोपस, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, उसकी ग्रोथ बाय स्पोर फॉर्मेशन। सो दीज आर द 2 एक्टिविटीज विच we can do. Compare and contrast the 2 ways in which yeast grows in the first case and how mold grows in the second. Rhizopus is also called as a mold. Having discussed the context in which reproductive process work, let us now examine how different organisms actually reproduce. Organisms actually कैसे reproduce करते हैं वो देखेंगे हम आगे। The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organisms. कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करने वाला है ये डिपेंड करता है उसके बॉडी डिजाइन पर। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फिशन फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सो फिशन सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर, दैट मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन मेथड के द्वारा किया जाता है। फिशन एज द नेम इंडिकेट स्प्लिटिंग अप, टूटना। फिशन का क्या मीनिंग है? टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो सेल डिवीजन ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है तो हम इसको सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स डिवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूसली फॉर अवर ग्रोथ एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, तो सेल डिवीजन है वहां पर भी मेथड। इसी का दूसरा नाम फिशन कह सकते हैं। लेड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, इससे न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ simply split into 2 equal halves during cell division. Bacteria and protozoa. So, if examples of fission are asked, then you can give the example bacteria and protozoa. Protozoa में हमारे amoeba, paramecium, euglena, ये सब examples हो सकते हैं जो fission के द्वारा reproduction करते हैं। In organisms such as amoeba, the splitting of 2 cells during division can take place in any plane. Any plane means it can be horizontal plane, vertical plane or oblique plane. Observe the permanent slide of amoeba under a microscope. Similarly, observe another permanent slide of amoeba showing binary fission. Now compare the observations of both the slides.
Now we have to take a permanent slide of amoeba which is showing binary fission and some other slides, and we can compare the slides. However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania, which causes Kala Azar. Leishmania, noted down here. Leishmania is a protozoa and it causes Kala Azar, a disease, which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organisms, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. क्योंकि वहां पर एक whip like structure है, particular structure है. Whip means kind of thread like structure, जैसे चाबुक होता है. तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर डिजाइन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में ही करेगा फिशन. Other single celled organisms such as the malarial parasite Plasmodium is a protozoa which causes malaria. It divides into many daughter cells simultaneously by multiple fission. ये एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एंड इट is called as the multiple fission. Here we can see the diagram also. This is the diagram of multiple fission. एक साथ बहुत सारे cells में divide हो जाना. Yeast on the other hand can put out small buds that separate grow further, as we saw in activity 8.1. Now we will discuss them in explanatory way with the help of diagrams. Here we can see the reproduction in amoeba. First of all, amoeba reproduces by process of binary fission. Fission can be of two types, binary fission and multiple fission. Amoeba binary fission से reproduce करता है. Binary word means two and fission means splitting up. When it splits up into two, one individual is splitted up into two daughter cells, then it is called as binary fission. Here we can see amoeba is a unicellular and single celled structure and it is irregular in shape. इसकी कोई particular shape नहीं होती है. This is amoeba. This is the nucleus of amoeba. This is the cell membrane. And here is the cytoplasm, cell apparatus. Now, when the parent amoeba is fully mature and grown up and ready to divide, then first of all the DNA material doubles itself. So this is the irregular shape of amoeba, and the nuclear material which doubles up. It occurs in a definite plane in unicellular organisms, but this in many organisms it occurs in a definite plane, but in amoeba it can occur in any plane. So all the nuclear material gets duplicated and then the nuclear material elongates. Here we can see, due to the heavy load, the nucleus elongates to take a shape like this, and then it divides into two. And in the next step, the cell apparatus, cell membrane also divides, and it gives rise to two daughter amoebae. Amoebae means plural of amoeba is called as amoebae. Here we can see these are two daughter cells of amoeba. So it shows that amoeba splits up by binary fission. This amoeba can also reproduce by multiple fission if the conditions are not favorable. In unfavorable conditions, amoeba can divide by the process of multiple fission, and also the
We have read in the chapter also plasmodium. Plasmodium is the example which always reproduce by multiple fission. In multiple fission within a cell, like this is the diagram of a plasmodium malarial parasite. This is the cell membrane and here is the nucleus. In center the nucleus is there and this nucleus divides repeatedly to form a number of nuclei. This one single nucleus, this is the nucleus, and it divides repeatedly to form a number of daughter nuclei without the division of cell organelles. Cell apparatus does not divide, only the nucleus divides to form many nuclei. Nuclei is the plural of nucleus. And further, when the conditions are favorable, this outer membrane it behaves like a cyst which protects it from the outer environment. Then when the environment is favorable for them, then the cyst is burst. Cyst get burst open and releases the daughter nucleus, daughter individuals outside. Now, what is the basic difference between binary fission and multiple fission? Binary fission give rise to only two individuals and the multiple fission more than two individuals are produced. In binary fission it occurs only in the favorable conditions and in multiple fissions it occurs only under the unfavorable conditions and favorable both. In this one binary fission the nucleus divides only once, but in case of multiple fission it divides many a times and the cytoplasm does not divide after every nuclear division. The one more difference is there that आपने देखा है in case of binary fission में कुछ भी left over नहीं बचा. Parent जो है वो इन दो में divide होने के बाद कुछ नीचे शेष नहीं रह जाता. Nothing is left which is unused. But in case of multiple fission, we can see when these nuclei along with the cytoplasm, when they come out of the cyst, so this cyst will left behind. तो रेजिडुअल साइटोप्लाज्म, बचा हुआ साइटोप्लाज्म और जो उसकी कवरिंग है वो पीछे रह जाती है. तो प्लाज्मोडियम एंड अमीबा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टीपल फिशन and amoeba and paramecium are the examples of the binary fission. Second step is they have just told us about in the reading chapter budding. Budding in yeast. Budding is the process of reproduction that takes place in yeast. अब budding कैसे होता है? This is the parent yeast. ये एक unicellular फंजाई है. यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई, एक ही सिंगल सेल्ड है. इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है और कुछ साइटोप्लाज्म के साथ इट मूव्स अराउंड टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द सेल एंड इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एन आउटग्रोथ. दिस आउटग्रोथ जो बाहर की तरफ प्रोट्रूबरेंस निकल जाती है, दिस इज कॉल्ड एज बड. देयर कैन बी वन बड and it can many a times repeatedly divide. The nucleus can again and again and again divide to form many buds. There can be a chain of buds also. These are chain of buds. Now after some time the main thing is here that the bud remain attached to the parent. Bud जो है वो parent के साथ attached है, एकदम से निकलते ही वो रिमूव नहीं हो जाती. When the conditions are favorable, then these buds, पेरेंट वहीं का वहीं है, कोई चेंज नहीं है उसमें, but these buds grow into new individuals. These buds grow into new
individuals. Right, so this is a method of reproduction in yeast by budding. Next is fragmentation that we are going to read now on page number 130 in your books. Yes, next is fragmentation. Collect water from a lake or pond that appears dark green and contains filamentous structures. अब हमें लेक में से कुछ पानी को कलेक्ट करना है जिसमें कुछ फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे और उनको हम स्लाइड पर एक ड्रॉप पानी को रखेंगे उन फिलामेंट स्ट्रक्चर्स को पानी के साथ एंड वी विल ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन कि वो ड्राई नहीं हो जाए. कवर करेंगे कवर स्लिप के साथ. माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वी विल सी डिफरेंट टिश्यूज. अब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स किसके हैं? दीज आर ऑफ स्पायरोगायरा. इट्स अ एल्गी. इन मल्टीसेलुलर organisms with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simple breaks up into smaller pieces upon maturation. So this is important line, you can underline it here कि simply क्या हो रहा है? Spirogyra टूट रहा है, breakup हो रहा है दो smaller pieces में. जब वो mature हो जाता है तो वो simply टूट जाता है दो pieces में and these pieces or fragments grow into new individuals. और ये दो species फिर ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं. कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी से इन एक्टिविटी 8.4? क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सभी में ये पॉसिबल नहीं है कि उनका हर एक सेल डिवाइड करे, ग्रो करे और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए. ऐसा इसमें क्यों हो रहा है? द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स. स्पायरोगायरा क्या है? एक्चुअली इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिसेलुलर. मीन्स एक्चुअली इट इज यूनिसेलुलर बट कलेक्टिवली बहुत सारे सेल्स कलेक्ट होकर कॉलोनीज की फॉर्म में ये रहते हैं और फिर जहां से भी ब्रेक डाउन होता है वो सेल अपने आप को रीजनरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs which then have to be placed at definite positions in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. ये क्या कहता है कि जो multicellular organisms हैं like all the animals, all the large big plants and even human beings, वो इस फ्रेगमेंटेशन से नहीं डेवलप हो सकते इनटू न्यू इंडिविजुअल्स बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, उसमें सेल्स दे ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स टू टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन वन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. लेकिन अब हर एक सेल अगर अपने आप में ही डिवाइड करता रहेगा तो ऑर्गन्स को कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं मिल पाएगी बॉडी में और इसलिए वो रीजनरेशन मेथड से, फ्रेगमेंटेशन मेथड से डेवलप नहीं कर सकते. A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions. Following this general pattern, reproduction in such organisms is also the function of a specific cell type. अब हर एक सेल का फंक्शन भी अलग अलग होता है तो उनके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता पॉसिबल. हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म itself consists of many cell types? हमारी बॉडी में, मल्टीसेलुलर्स की बॉडी में सेल के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं. दैट मीन्स सभी सेल्स एक जैसे ना होकर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी सिंगल सेल टाइप इन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, proliferating and making other cell types under the right circumstances. So here we can get a question in the exam कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन कर सकते? तो वी कैन गेट द आंसर of that question in this paragraph. Now here we can see the explanation of fragmentation. Like this is a fragment, green filamentous algae, Spirogyra, which is capable of photosynthesis, and these are the chlorophyll particles in it. जो ये strip like structures हैं. Now this is one cell, this is another cell. Cells are same kind, are of same kind, but they are attached with each other and gives look of a multicellular organisms.
but the basic thing is that all the cells are of same kind. Now, if due to any reason like mechanical disturbance, chemicals or some death and decay of older parts, अगर यहाँ पे बीच में से कोई सेल टूट जाता है तो इट इज ए कैपेबिलिटी ऑफ ये जो दो कहलाएंगे फ्रेगमेंट्स, ये दो फ्रेगमेंट्स हो गए. ये फ्रेगमेंट्स इक्वल लेंथ के भी हो सकते हैं और अनइक्वल लेंथ के भी हो सकते हैं. दिस नॉट ऑलवेज ऑफ इक्वल लेंथ. ये अनइक्वल लेंथ में, यानी कि कोई छोटा सा पार्ट टूटकर अलग हो गया और कोई बहुत बड़ा पार्ट सेपरेट हो गया, तो ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट. हियर these are the fragments and they will grow into new filaments, and these filaments can be of any length. Now it can be asked in the exam that what is the difference between fission and fragmentation. Here we can see that fission takes place in unicellular organism, multicellular organisms, but the cells should be of similar type. Multicellular, which are having cells of same, all the cells are of same type. अगर सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक वी पीपल या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनमें ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस नहीं हो सकता. इन केस ऑफ फिशन जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो साइज में बिल्कुल इक्वल होंगे एंड सिमिलर टू ईच अदर होंगे, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में जो प्रोडक्ट्स बने वो डिसिमिलर या अनइक्वल साइज के हो सकते हैं. फिशन के अंदर जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस भी पहले डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म भी पहले डिवाइड करेगा और फिर दो इक्वल डॉटर सेल्स को वो बनाएगा. लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि पहले पेरेंट इंडिविजुअल ब्रेक डाउन हो जाएगा पीसेस में और फिर वो बनाएगा टू डॉटर सेल्स और इंडिविजुअल्स, एंड इट कैन बी मोर देन टू ऑल्सो, दो या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं. Next, our topic is regeneration. Here we can see what is regeneration. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी के पार्ट से पूरे के पूरे कंप्लीट नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. यानी कि उनकी बॉडी का कोई एक पार्ट टूटकर अलग गिरता है और फिर उससे पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है. दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स. अब एक पीस ही नहीं बल्कि बहुत सारे पीसेस में अगर कोई ऑर्गेनिज्म कट हो गया और तो उसके वो सारे पीसेस दे विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in small multicellular organisms. For example, simple animals like Hydra and Planaria. So if the examples are asked, examples of regenerations are Hydra and Planaria. They can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism. This is known as regeneration. Regeneration is carried out by specialized cells. अब रीजनरेशन के लिए ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हर एक में नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होते हैं. दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. जो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं सिर्फ वही रीजनरेट करेंगे और प्रोलिफरेट मीन्स दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू न्यू सेल्स और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना देंगे जो फर्दर न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर देगा. फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज. अब कुछ एक स्पेशलाइज्ड रीजनरेशन के काबिल जो सेल्स हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, सेल डिवीजन से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना देंगे. फिर इन सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा, दैट मीन्स चेंजेस आएंगे एंड डिवीजन ऑफ लेबर विल बी देयर. दे विल डिवाइड देयर वर्क फंक्शंस एंड they will develop into different types of cells and they will form tissues, and these changes takes place in an organized sequence. एक के बाद एक particular pattern में ये changes आएंगे and this is referred to as the development. तो cells का differentiate होना, functioning में और फिर organs बनना
This is called as development. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. This is a method which is seen in only a few type of very low categorized multicellular organisms. सभी में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो रीजनरेट कर सके. Now here we can see with the help of a diagram the power of regeneration in planaria. This is one complete organism of planaria, and if by chance it divides into 3 parts, टूट गया 3 parts में, and it can be any number of parts. Now ये पार्ट आप देख रहे हो कि ये पार्ट A, B, C 3 parts में अगर डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंट्स बन गए इसके 3 फ्रेगमेंट्स A, B, C. अब A अलग हो गया, B सेपरेट हो गया और C भी सेपरेट हो गया. तो यू कैन सी द अपर टॉप पार्ट A इट डेवलप्स इट्स टेल, लोअर पार्ट B एंड C उसमें डेवलप हो जाएंगे. जिसमें B पार्ट गया था उसमें A और C डेवलप हो जाएंगे, और जिसमें C पार्ट गया था उसमें A और B पार्ट, दैट मीन्स ऊपर के पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे. तो दिस वेरी क्लियरली आई हैव शोन it with the help of these colored and empty spaces. So यहाँ पर ये 3 new individuals of planaria will be formed. Higher animals में भी थोड़ी बहुत regeneration की limited power होती है. Like in case of tail in wall lizard, आपने देखा होगा कि कई बार जब wall lizard दीवारों पर घूमने वाली lizards की tail कट जाती है, और थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि लीजर्ड जो है अपने पावर ऑफ रीजनरेशन की वजह से वहां पर न्यू टेल उसकी डेवलप हो जाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेल नीचे टूटकर गिरी है उससे नई लीजर्ड भी डेवलप हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज हायर एनिमल्स में कुछ एक एनिमल्स लाइक स्टारफिश हैं, उसमें अगर एक आर्म कट जाए तो नई आर्म डेवलप हो जाती है. लेकिन वो भी सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में है, और उसी पर्टिकुलर एरिया में उस ऑर्गेनिज्म में भी होगा जहां पर वो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी रखने वाले स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे. तो जो लिजर्ड के अंदर सिर्फ टेल में ही वो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके किसी और पार्ट में वो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट नहीं होते. और हमारे और ज्यादा हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होती है. सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज बडिंग. बडिंग मीन्स ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा. तो यीस्ट में जो बडिंग है वो यहां मैंने फिर से थोड़ा सा डायग्राम बनाकर ड्रॉ किया है, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन प्रोसेस ऑफ बडिंग. बडिंग में रीजनरेशन के द्वारा, सेल्स में रीजनरेशन की पावर के द्वारा एक आउटग्रोथ डेवलप कर लेता है हाइड्रा. इन हाइड्रा बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट. अब यहां पर भी जो बड बनेगी वो एक पर्टिकुलर साइट पर ही बनेगी. ऐसे नहीं कि बड कहीं भी डेवलप हो जाए. नो. क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया में ही पावर ऑफ रीजनरेशन है कि सेल्स इतनी रिपीटेड सेल डिविजन्स करके ए मास ऑफ सेल्स बना सके जो एक आउटग्रोथ के रूप में हमें दिखाई देती है. These buds develop into teeny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals. Here we can see budding in hydra. This is the parent hydra. इस पार्ट के सेल्स, हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इस पार्ट के जो सेल्स हैं ये सेल्स में पावर ऑफ रीजनरेशन है, जो बार बार रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स एंड सेल डिविजन्स करते हैं. बहुत ज्यादा सेल डिविजन्स होने के कारण यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाता है जो एक आउटग्रोथ के रूप में हमें दिखाई देने लगता है. दिस इज कॉल्ड एज बड. और फिर यही और ज्यादा सेल डिविजन्स के कारण ये बड थोड़ी सी साइज में बड़ी होने लगती है. एंड फाइनली इस बड में धीरे धीरे ये टेंटिकल्स डेवलप हो रहे हैं एंड इट टेक्स अ शेप ऑफ अ कंप्लीट बेबी हाइड्रा. समय आने पर ये बेबी हाइड्रा अपने पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा एंड इट विल डेवलप इनटू ए न्यू हाइड्रा. ओके, नाउ दिस इज द पावर ऑफ due to the power of regeneration. So this is also a process of called as budding. Budding earlier we have seen in the yeast also. अगर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग का एग्जाम्पल देंगे तो हम
यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या देंगे? यीस्ट. एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर, it is hydra. So you have to remember all these things also for the point of view of your exam. Next is vegetative propagation. There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes for agricultural purposes. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. So, vegetative propagation, it means propagation by vegetative parts. किसी भी प्लांट के अंदर दो टाइप के पार्ट्स हो सकते हैं. एक होता है reproductive part. Reproductive part of the plant is flower, जिसमें हम जानते हैं आगे मेल एंड फीमेल पिस्टिल एंड कार्बल आर प्रेजेंट, जो गैमीट्स का फ्यूजन करके रिप्रोडक्शन करते हैं. आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज फ्लावर एंड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा. राइट. अब जो फ्लावर है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, हम बाद में पढ़ेंगे लेटर ऑन, एंड उससे सीड बनता है. और सभी जानते हैं कि सीड से तो न्यू प्लांट ग्रो कर ही जाता है, तो रिप्रोडक्शन सीड से होता है किसी भी प्लांट का. लेकिन अगर वहीं पर रिप्रोडक्शन किसी वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, अभी मैंने बताया आपको, उसमें दो मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड, पिस्टिल एंड कार्पल कॉल्ड दे आर कॉल्ड. बट इन केस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट अंडर द asexual, it is a asexual mode of reproduction and only one parent is required, uniparental. So the baby plant will be same to same as that of the parent plant, like sugarcane, roses, grapes, etc. There are many methods, different methods of growing these plants with the help of vegetative reproduction. One by one we will study them. Yes, roots, sweet potato, dahlia are some examples in which roots help in the like adventitious roots, especially roots में से, sweet potato की roots में से कुछ small adventitious roots निकल आते हैं, जो कट करके उन पार्ट्स को अगर हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो दे विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. एंड नेचुरल मेथड्स आल्सो, नॉट ओनली कि वी पीपल विल हेल्प इट टू ग्रो, नो, दे विल डू इट देमसेल्व्स. अपने आप ही उनके पीसेस कट कर इधर उधर बिखर जाते हैं एंड दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. स्टेम्स में कई तरीके हैं. रनर्स मीन्स वो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं बट दे हैव वेरी वीक स्टेम्स एंड दे scrawl on the ground itself. They cannot stand. They are so weak. They are called as runners. अब runners जो stem होते हैं, क्योंकि वो soil के contact में ही रहते हैं, अर्थ के ऊपर ही घूमते रहते हैं, अर्थ से ऊपर वो उठ नहीं सकते, तो उनमें से जगह जगह से जहां पर उनकी बर्ड्स होती हैं वहां से न्यू रूट्स डेवलप हो जाते हैं. और सॉइल के कांटेक्ट में वो ऑलरेडी हैं, सॉइल के कांटेक्ट में थोड़ा सा डीप जाते ही उनमें से रूट्स डेवलप हो जाती हैं और न्यू शूट्स डेवलप होकर एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. स्टोलोन्स इन द सेम वे एंड राइजोम्स, दे आर ऑल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द रूट फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स. ट्यूबर्स, लाइक इन दिस केस ऑफ पोटैटो वी कैन सी इट हेयर. पोटैटो में क्या होता है कि पोटैटो ट्यूबर, दिस इज अ पोटैटो ट्यूबर, वी कैन सी. इस पोटैटो ट्यूबर में ये आईज हैं. आपने देखा होगा पोटैटो को
इसमें छोटी छोटी ब्लैक कलर की डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कह देते हैं आईज, या फिर इनको हम बर्ड्स भी कह सकते हैं. एंड दीज आईज इफ दे आर kept left open in some moist place or comes in contact with the soil, तो ये डेवलप हो जाएंगे शूट्स में और नीचे से इनके रूट्स भी अराइज हो जाती हैं एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सो इन दिस वे वी कैन गेट मेनी प्लांट्स फ्रॉम ए सिंगल ट्यूबर. एक ही ट्यूबर से हमें देखो कितनी सारी आइज होंगी, तो बहुत सारे प्लांट्स हम एक साथ इनको डेवलप कर सकते हैं. इन लीव्स ब्रायोफाइलम इज द एग्जाम्पल. ब्रायोफाइलम forms new plants at the places of notches. Notches, this is the leaf of a bryophyllum plant and here these are the notches. Notches से ये छोटे छोटे new leaves arise होते हैं and these leaves then grow into bigger leaves and that part gets fall off from here. जब ये थोड़ा सा heavy हो जाएगा, ये fall off करके नीचे soil के contact में आते ही it will give rise to new प्लांट्स एंड ये स्प्राउट होकर इसमें से रूट्स डेवलप हो जाएंगी. लीव्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं तो शूट्स भी डेवलप हो जाएंगी एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. bulbils इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्पफुल रिप्रोडक्शन जिसमें कि फ्लैशी बड्स नॉचेस से अराइज हो जाती हैं, लाइक इन केस ऑफ agave, oxalis also. agave is sufficient एंड इसमें कुछ फ्लैशी बर्ड्स अराइज हो जाएंगी एंड विच गिव राइज टू न्यू प्लांट. सेकेंड प्रोसेस इसमें थोड़ा सा हिंट दिया है, लेयरिंग. व्हाट इज लेयरिंग? वी कैन स्टडी इन केस ऑफ लेयरिंग वी कैन से दैट दीज आर द प्लांट्स विथ स्मॉल हाइट्स. शॉर्ट हाइट्स वाले जो प्लांट्स होते हैं इनकी कुछ ब्रांचेस जो नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं और दे कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल एंड समहाउ दे गेट डिटैच्ड विद द पेरेंट ऑल्सो एंड देन दे आर प्लग्ड इनसाइड. आर्टिफिशियली ऑल्सो हम इनको प्लग इन कर सकते हैं, सॉइल के अंदर दबा सकते हैं बाय अ वी शेप नेल. ये वी शेप का नेल लेकर हमने इसको दबा दिया है सॉइल के अंदर आर्टिफिशियली, और बाय एनी अदर नेचुरल मेथड ऑल्सो. मीन्स बाय चांस किसी हैवी एनिमल का पांव आ जाए और इसकी कोई लेयर जाकर नीचे दब जाए तो यहाँ पर ये अपने आप ही इसमें से रूट्स डेवलप हो जाएंगी एंड न्यू शूट्स विल बी डेवलप एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. अवर नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस. इसमें हम दो प्लांट्स को खुद ही सेलेक्ट करेंगे. इट इज अ आर्टिफिशियल मेथड जिसमें कि दो प्लांट्स विद डिजायर्ड ट्रेट्स आर सिलेक्टेड और एक विद स्ट्रॉन्ग शूट सिस्टम एंड अनदर विद स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम. दो अलग अलग प्लांट्स को कट करके ऑब्लिकली यहाँ पर एक कट दिया जाता है. दो अलग अलग प्लांट्स को हमने सेलेक्ट किया, इस तरीके से कट देना है कि वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए. यहाँ पर एक डिजायर्ड ट्रेट्स वाला स्क्योन शूट जो हमने सेलेक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज स्क्योन, और एक डिजायर ट्रेट्स वाला दूसरा प्लांट है जिसके हमने रूट्स पार्ट को सिलेक्ट किया है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. फिर हम अलग अलग प्लांट्स के दो इन पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर फिट कर देते हैं एंड रैप इट विद द हेल्प ऑफ ए बैंडेज. बैंडेज से उसको बांध देते हैं ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ना ग्रो कर जाए. एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज इट विल the cambium of the two will mix with each other and they will grow like a single plant. तो this is a artificial method. ये सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में पॉसिबल हो सकता है जिनमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है. क्योंकि मोनोकोट प्लांट्स में वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है तो ये टेक्निक, ग्राफ्टिंग की टेक्निक मोनोकोट्स प्लांट्स में नहीं सक्सेसफुल हो सकती है. सो इट कैन बी डन फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ plants than their parent plants. We can get a new plant with desired characters. It can be done in apple, mango. Now another method is spore formation. No, first of all we will study about the advantages of vegetative reproduction. इसके क्या फायदे हैं? एक तो ये क्विकर मेथड है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ क्विकर मेथड जिसमें कि पहले से ही थोड़े लीव्स और शूट हमें डेवलप मिलते हैं तो ये बहुत जल्दी से ग्रो कर लेता है. एंड इसमें जेनेटिकली यूनिफॉर्मिटी
That means vegetative propagation gives a genetically uniform population. Parents की तरह ही same to same babies produce हो जाएंगे. Third is survival rate is more. 100% survival rate is there, and already plants grow कर चुके हैं. Growing plants को ही हम उनके parts को grow कर रहे हैं, तो इससे कम अटेंशन, दे विल रिक्वायर लेस अटेंशन और जल्दी से ये ग्रो कर जाते हैं एंड दे गिव सक्सेसफुल रिजल्ट्स. सो प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, सो क्विकर एंड टेक्स लेस टाइम देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine. अब banana है वो seedless ही होते हैं, तो they are grown with vegetative methods only and they have lost the capacity to produce seeds. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to parent plant to save all its characteristics. Next topic is spore formation. Spore formation we will study in our next video part 3. So देखते रहिए, and if you like this you can subscribe the channel. Thank you and have a nice day.